हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लॉस्ट स्प्रिंग की पिछली क्लास में हमने जो है साहिब आलम की कहानी पढ़ी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग से ही मुकेश की कहानी। एज आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर हर वर्क अनीस जंग यूज्ड टू ट्रेवल टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द सिटीज एंड द विलेजेस। तो एक बार वो जो है मिली थी जब वो अपनी बुक लिख रही थी स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो वो मिली थी मुकेश से। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है और जब वो मुकेश से मिली थी तो उसकी बातचीत जब उसके साथ में हुई थी तो हम उस बातचीत को एज इट इज़ कट टू कट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं। But I had told you that at the end of the text I will reveal what is the theme, what are the values consisting in the text, और ये हम लोगों को क्या अपील करता है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो मुकेश इंसिस्ट करता है कि जैसे वो खुद अपनी मर्ज़ी का मालिक हो और वो अनीस को बोलता है कि मैं तो जो है मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो अनीस ने पूछा क्या तुम्हें कुछ पता भी है मोटर कारों के बारे में। तो मुकेश बोलता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं कार चलाना सीख लूँगा। और वो ये आंसर देता है सीधा अनीस जंग की आंखों में आंखें डाल करके। तो उसकी आंखों में देख करके अनीस को ऐसा लगता है कि दरअसल इसकी आंखों में जो सपना पल रहा है वो एक छलावा है, वो एक मिराज है। तो वो एक चीज़ महसूस करती है कि फिरोज़ाबाद की गलियों में जो धूल उड़ती है वो हवा के चलने से उसको ये गुमान हो जाता है कि वो आसमान के चांद को छू लेगी। लेकिन जब हवा चलना बंद हो जाती है तो वही धूल जो है लोगों के कदमों के तले आ जाती है, रौंदी जाती है, कुचली जाती है। तो ऐसा ही एक सपना उसे मुकेश का लगा जब उसने कहा कि वो जो है कार चलाएगा और मोटर मैकेनिक बनेगा। तो फिरोज़ाबाद जो जगह है, शहर है, कस्बा है, ये फेमस है बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। और यहाँ पर हर एक परिवार जो है चूड़ियाँ बनाता है और पीढ़ियों से बनाता है। तो फिरोज़ाबाद जो है सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, इंडिया का। और यहाँ पर एज आई टोल्ड यू पीढ़ियों से लोग जो है चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। फर्नेस के आगे बैठ कर के ग्लास को वेल्ड करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। और ऐसा लगता है मानो सारे देश की जो औरतें हैं उनकी चूड़ियाँ शायद यहीं से बन के जाती हैं। तो मुकेश का परिवार भी चूड़ी बनाने वालों में से एक है। तो इनमें से किसी भी परिवार को शायद ये नहीं पता कि भारत में चाइल्ड एक्ट बना हुआ है, यानी कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना गैर कानूनी है। तो यहाँ किसी भी परिवार को नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं फर्नेस के आगे हाई टेम्परेचर्स में दम घोंटने वाले सेल्स में बिना हवा के, बिना लाइट के जो एक काम करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो भारत में जो चाइल्ड लेबर एक्ट है अगर यहाँ पर उसको तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ पर उन भट्टियों के आगे बिना लाइट, बिना हवा के, उन डिंगी सेल्स में जो बच्चे काम करते हैं तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ से आज़ाद करवाया जा सकता है। ये वो बच्चे हैं जो अपने डे लाइट के आवर्स का गला घोट देते हैं और अंधेरे में इनकी आंखें ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं। तो शायद यही कारण है कि ये जो है अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते। लेकिन मुकेश की आंखों में एक चमक है, मुकेश की आंखों में एक चमक है जब उसने ये कहा कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। और बड़े प्राउड से कहता है आइए मैम साहब, मैं आपको अपने घर लेकर के चलता हूँ, मेरे घर का रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो अनीस उसके पीछे पीछे चल दी। तो वो गुज़रती है बांस मारती उन अटी नालियों के बगल से, यानी नालियाँ हैं वो कचरे से अटी पड़ी हैं, हर तरह का कचरा है, गार्बेज है, उससे बहुत भयंकर बदबू आ रही है। तो अनीस जो है गुज़रती है उन बांस मारती गलियों से, भरी हुई नालियों के बीच रास्ता है वहाँ से गुज़रती हैं। और वो गुज़रती है खंडहर नुमा
घरों के आगे से डगमगाती दीवारें हैं, डगमगाते दरवाजे हैं जिनमें कोई खिड़की नहीं है, और इन घरों के अंदर फैमिली मेम्बर्स की फ़ौज, यानी जो बहुत बड़ी मतलब फैमिली है वो एक ही घर में रहती है, छोटी सी जगह पर। और कमाल की बात यह है कि इन इंसानों के साथ में यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो उसको देख करके अनीस को ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है प्राइमल स्टेट में आ पहुँची है, कोई आदिम युग में आ पहुँची है, क्योंकि इंसान और जानवर एक साथ एक ही जगह को इस तरह से शेयर तो केवल आदिम युग में करता था, जब वो गुफाओं में रहा करता था। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में उसने उस आदिम युग के एक तरह से साक्षात दर्शन कर लिए हैं कि आज भी इंसान उस कंडीशन में रह रहा है। तो मुकेश चलते चलते जो है एक सो कॉल्ड घर के दरवाजे के बाहर रुकता है और बोलता है कि मैम साहब दिस इज़ माय हाउस, और वो जो है लात मार के उस आयरन डोर को खोलता है, क्योंकि जो पीछे कब्जे होते हैं दरवाज़ों के वो तो लगे हुए थे नहीं, कहीं तो उठा करके लगा दिया था। तो दरवाजे के लात मारी को फिट कर रखा था, दरवाजे की लात मार के हटा उठा करके साइड में रखा, और अनीस को बोलता है ये मैम साहब दिस इज़ माय हाउस। तो अनीस बोलती है कि हम जिस सो कॉल्ड घर में एंटर होते हैं ये घर नहीं बल्कि आधी बनी कुटिया सी दिखाई दे रही थी, जिसका एक हिस्सा जो है घास फूस से ढका हुआ था। तो वहीं पर एक जो है मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, और उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बर्तन था, और उस बर्तन में जो है पालक की सब्ज़ी छन छन करके पक रही थी। ज़मीन पर एक बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट रखी थी जिसमें और सब्जियां कटी हुई थी, और एक दुबली पतली सी नौजवान औरत जो है खाना बना रही थी शाम का। ये इस घर की बहू है और उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी। हालांकि ब्लोइंग पाइप से उस मिट्टी के चूल्हे में ब्लो करते समय धुएं से उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल है। तो ये मुकेश के बड़े भैया की पत्नी है और अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको बहू का वही रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है घर की बड़ी बहू का, जो कि आमतौर पर बहू को दिया जाता है। तो ये जो है पूरे घर की इंचार्ज है, सारे घर की जिम्मेदारी इसी की है, उसके हस्बैंड की, मुकेश की और उसके फादर साहब की। तो जब ओल्डर मैन यानी मुकेश के फादर साहब घर में एंटर होते हैं तो घर की जो बहू है जेंटली जो है टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट निकाल लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक कस्टम है, और कस्टम ये कहता है कि घर की बहुओं को घर के बड़े बुजुर्गों के आगे, मेल एल्डर्स के आगे घूंघट करना ही पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में मुकेश के जो फादर साहब हैं वो एक कंगाल चूड़ी बनाने वाले हैं। तो मुकेश के फादर साहब कहते हैं कि उन्होंने सालों तक बड़ी कड़ी मेहनत करी, पहले एज ए टेलर मेहनत करी, फिर एज ए बैंगल मेकर मेहनत करी, लेकिन इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी भी अपने घर को ढंग से रेनोवेट नहीं करवा सके और ना ही अपने दोनों बच्चों को, मुकेश को और उसके बड़े भैया को, स्कूल ही भेज सके। तो जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, दोनों को चूड़ी बनाने की कला सिखा दी। अब मुकेश की जो दादी है उससे वो बात करती है, तो मुकेश की दादी थोड़ी सी उदास आवाज़ में बोलती है, बोले मेम साहब कि ये वही है क्या, ये हमारा कर्म है। मुकेश की दादी बोलती है, मेम साहब ये तो हमारा कर्म है, ये तो हमारी तकदीर है। और मुकेश की जो दादी थी ये बात बोलते समय थोड़ी सी उदास थी, आंखों में नमी थी, क्योंकि इन्होंने अपने पति को ग्लास की डस्ट आंखों में जाने की वजह से अंधे होते हुए देखा था। तो मुकेश की दादी आगे बोलती है कि क्या गॉड गिवन लाइनेज को भी कभी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है। तो उनका जन्म जो है चूड़ी बनाने वाली कास्ट में हुआ था, और इन लोगों ने सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं देखा, घर में, आंगन में, हर घर में। तो सच कहें तो फिरोज़ाबाद के हर घर, हर गली, हर आंगन में केवल चूड़ियाँ चूड़ियाँ और सिर्फ चूड़ियाँ ही आपको देखने को मिलेगी, गुच्छे के गुच्छे। और इन चूड़ियों का रंग है सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर रंग की चूड़ियाँ मानो इंद्रधनुष के 7 रंगों को आसमान से चुरा करके इन चूड़ियों में डाल दिया गया हो।
और ये सतरंगी चूड़ियाँ जो है आंगन में बिना केयर किए पड़ी रहती हैं, ढेर के ढेर। और इन चूड़ियों को जो ठेले हैं, हैंड कार्ट्स हैं, उन पे लाद करके फिरोज़ाबाद की गलियों से, तंग गलियों से होते हुए एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। अब शाम के समय जो टिमटिमाते तेल की दियों की रोशनी है, उनके आगे बैठते हैं लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ में, माता पिता के साथ में, और वो जो है उन रंग बिरंगी गोल गोल चूड़ियों पर वेल्ड करते हैं ग्लास के पीसेस को। तो उनकी आंखें जो है ज़्यादा एडजस्ट है अंधेरे के बजाय रोशनी के, और शायद यही वजह है कि एडल्ट होने से पहले, जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही मोस्टली जो यहाँ पर टीनेजर्स है, लड़के लड़कियाँ हैं, वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। कड़वा है मगर सच है। तो सविता एक नौजवान लड़की है जिसने रंग उड़ी हुई पिंक ड्रेस पहन रखी है। वो एक बुज़ुर्ग महिला के बगल में बैठी है और वो भी सोल्ड कर रही है ग्लास के पीसेस को। उसका हाथ ठीक ऐसे ही चल रहा है मानो कोई मशीनी चिमटा हो। तो अनीस उसको देख करके हैरान हो गई, क्या ये जानती भी है कि ये जो चूड़ियाँ बना रही है, इन चूड़ियों की क्या पवित्रता है, किस सेंस में ये काम आती है, जिनको बनाने में हेल्प कर रही है। ये जो चूड़ियाँ हैं ये प्रतीक है भारत में सुहागिन महिला के सुहाग का, और शादी के मौके पर बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस सविता के सर पे भी किसी के नाम की लाल चुन्नी उड़ाई जाएगी, इसके हाथों में भी किसी के नाम की मेहंदी लगेगी, और सविता के हाथों में भी किसी के नाम की चूड़ियाँ पहनाई जाएगी कलाइयों में। तो वो भी किसी की बहू बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे वो बूढ़ी औरत जो उसके बगल में बैठी हुई है, वो भी किसी की दुल्हन बनी थी सालों साल पहले। हालांकि उनके हाथों में भी चूड़ियाँ तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। वो बड़ी दर्द भरी आवाज़ में अनीस को बताती है कि मेम साहब, पूरी ज़िंदगी हो गई, लेकिन हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। उनकी आवाज़ में इतना दर्द है जो अनीस को मूव कर देता है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया, और वो कहती है कि उन्होंने वही काटा जो बोया गया था। उनके जो हस्बैंड है वो जो है एक बूढ़े आदमी है, बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है। तो वो बोलते हैं कि मुझे सिवाय चूड़ी बनाने की और कुछ भी नहीं आता, और मैं जो कर सकता था वो मैंने किया कि चूड़ी बनाने की इस कला के तहत जो थोड़ा बहुत पैसा भी मेरे पास में आया, हालांकि उसमें गुजारा करना मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी मैंने जो है इस परिवार के लिए एक घर बना दिया। कम से कम सिर छुपाने के लिए इनके पास छत तो है। तो मुकेश के फादर की ये बात सुन कर के अनीस इस बात को सोचने पर कंपेल हो गई कि दरअसल इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का घर नहीं होता। लेकिन कम से कम यहाँ पर मुकेश के फादर ने इस परिवार के लिए सर पर एक छत तो दे दी। तो यहाँ पर पैसे नहीं होने का रोना और चूड़ी बनाने का काम करते रहना, ये बड़ी आम सी बात है, ये हमेशा ही चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी घर में, किसी परिवार ने जो है भरपेट कभी खाना खाया ही नहीं होता है, और ये दर्द हर घर में चलता है, ये जो शौक है हर घर में चलता है। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो अपने जो एल्डर्स हैं उनके उस काम को, या यूँ कहे कि उनके इस विलाप को बेमन से अपना लेते हैं, क्योंकि काम दूसरा करने को कुछ और है नहीं। तो जो यंगस्टर के फादर और मदर जो काम कर रहे थे चूड़ी बनाने का, उनके पास कोई और ऑप्शन तो होता है नहीं, तो वो भी उसी चूड़ी बनाने के काम में बेमन से लग जाते हैं। अब ज़िंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। तो बीते सालों में फिरोज़ाबाद में बहुत कम बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद शायद
भारत के उस रेफरेंस में है ही नहीं जितना हम एक मॉडर्न इंडिया को समझते हैं। तो बीते सालों में फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम बदलाव आया है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है माइंड नंबिंग टॉयल यानी चेतना को शून्य कर देने वाली मेहनत करते हैं, दिमाग को शून्य कर देने वाली मेहनत करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये लोग सपने देखने की काबिलियत को भूल चुके हैं, और जो सपना ही नहीं देख सकता वो बदलाव क्या खाक लाएगा।